हेलो स्टूडेंट्स, ये 11th लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का और आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉज। किरचॉफ लॉज दो कैटेगरीज में स्टडी की जाती हैं। फर्स्ट इज़ किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, और दूसरी होती है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अभी हम 1 मिनट बाद पढ़ेंगे, पहले हम किरचॉफ करंट लॉ पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी सर्किट में दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो उस सर्किट के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें कुछ करंट फ्लो होगा। तो जो करंट फ्लो होगा वो किस तरह से फ्लो होता है, करंट का नेचर कैसा होता है कि जब भी करंट किसी जंक्शन पे जाता है, जंक्शन पे करंट जाता है तो जितना करंट उस जंक्शन के पास पहुंचता है उसके बाद उस जंक्शन से अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। तो अलग अलग पार्ट्स में जो करंट डिवाइड होता है वो इक्वल होता है जितना करंट जंक्शन पे पहुंचा था। तो यहाँ से I करंट पहुंचा था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1, I2, I3। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये 3 पार्ट्स पे डिवाइड होने के बाद इस पॉइंट पे जाके, इस जंक्शन पे जाके ये कंबाइन हो गया। जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ से करंट अलग अलग पार्ट्स पे या तो कंबाइन होता है या डिवाइड होता है। तो ये अगेन एक जंक्शन है। तो यहाँ से ये I1, I2 और I3 मिलके जब कंबाइन हुए तो हमें एक अगेन करंट क्या मिल गया, I ही मिल गया। तो जंक्शन पे जितना करंट जाता है उतना ही करंट जंक्शन के बाद हमें मिलता है। दिस इज करंट लॉ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं KCL। नेक्स्ट आ जाते हैं KVL पे, जिसको हम बोलते हैं लूप लॉ। लूप लॉ बड़ी सिंपल सी बात कहती है। लूप लॉ ये कहती है कि आपने सर्किट में बहुत सारे लोड लगाए हुए हैं, बहुत सारे रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं, और आपने क्या किया, उस सर्किट में एक पोटेंशियल का सोर्स, 1 या 2 पोटेंशियल के सोर्स मतलब बैटरीज लगा दी। तो बैटरीज जब लगा देंगे तो लूप लॉ ये कहता है, या वोल्टेज लॉ ये कहता है KVL, कि जितने भी पोटेंशियल सोर्सेज होंगे, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल सोर्सेज, मतलब जितने भी पोटेंशियल सोर्स होंगे, यहाँ तो एक है, मान लीजिए और भी होते हैं इस सर्किट में, तो जितने भी पोटेंशियल सोर्सेज होंगे वो इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे? सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द सर्किट, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है सर्किट में। तो पोटेंशियल हमने दिया कितना है सर्किट में, V, और ड्रॉप कितना हुआ है, V1, V2 और V3, ये ड्रॉप हुआ है सर्किट में। अब एक चीज़ यहाँ देखें कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हर रजिस्टर के अक्रॉस हो रहा है, वो पोटेंशियल ड्रॉप किस चीज़ के इक्वल होगा? तो पोटेंशियल ड्रॉप हमें मालूम है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं V1 की वैल्यू लूँ तो V1 की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R1, I इंटू R1। सो IR1 इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। सो सिमिलरली I इंटू R2, करेंट तो सीरीज में कांस्टेंट रहता है, ठीक है, प्लस I इंटू R3। क्या समझ में आ गई बात? अब अगर इन तीनों को एक साइड इधर ले आया जाए तो V माइनस I इंटू R1 माइनस I इंटू R2 माइनस I इंटू R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इस वाली इक्वेशन को ध्यान से हम देखें तो ये वाली इक्वेशन ये कहती है कि ये V तो क्या है, जो पोटेंशियल हमने दिया था, और ये क्या है, ये वो पोटेंशियल्स हैं जो पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हुए हैं। तो जो पोटेंशियल आपने दिया और जो पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हुए हैं, उन सबका अगर एल्जेब्रिक सम ले लिया जाए, सम नहीं एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम हमेशा साइन के साथ लिया जाता है। तो जो आपने पोटेंशियल दिया है और जितना पोटेंशियल सर्किट में ड्रॉप हुआ है उसका अगर एल्जेब्रिक सम ले लिया जाए तो वो एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। और ये मेन चीज है। अब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन इसी के बेसिस पे करेंगे, सारी की सारी कैलकुलेशन। तो एक बार हम लिख देते हैं इसको, क्या, एल्जेब्रिक सम of all sources and potential drop in circuit will be 0। इस चीज का आप याद रखिएगा, ठीक है। सिमिलरली यहां करंट के लिए भी लिया जाता है, I माइनस I1
माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो करंट का जो एल्जेब्रिक सम है एक जंक्शन पे वो क्या हो जाएगा 0। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट या टोटल करंट एट जंक्शन विल बी 0। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन जो आगे होने वाली है वो इस इक्वेशन और इन इक्वेशन के बेसिस पे होंगी। तो ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन ऐसे ही होंगी। हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉज। किरचॉफ लॉ को अप्लाई कैसे किया जाता है वो समझते हैं, और वो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। देखिए वो एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास एक ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, सेल जैसी दिख ज़रूर रही है लेकिन ये सेल नहीं है, और ये इस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक और एक, ये इस तरह से बैटरी यहाँ पे सेकंड कनेक्टेड है। ये V1, ये V2, ये R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। ठीक है, चलिए तो आपको अब जैसा कि किरचॉफ लॉ का मेन जो काम है वो ये है कि ये मल्टीपल करंट सोर्सेज के साथ, मतलब मल्टीपल बैटरीज के साथ कोई सर्किट कनेक्टेड होता है तो उससे डील करती है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि किरचॉफ लॉ काम कैसे करेगी। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, 4-5 स्टेप के कुछ रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं, वो देखेंगे हम। देखिए वो कैसे कि फॉर एग्जांपल दोनों बैटरीज हैं तो दोनों की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। इसका करंट यहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा, इसका करंट यहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा। तो हम डील कैसे करने वाले हैं इस सिचुएशन को, इसको सिंपल कैसे बनाने वाले हैं वो हम देखते हैं। वो देखिए कि कैसे काम होगा। सबसे पहला स्टेप जो होता है, इसको स्टेप्स में सॉल्व किया जाता है। तो मैं स्टेप 1 ले लेता हूँ। वो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये कहता है कि सबसे पहले जितने भी आपके पास लोड लगे हुए हैं और जितने भी पोटेंशियल सोर्सेज लगे हुए हैं वहाँ पे आप टर्मिनल्स अलॉट कर दीजिए, वहाँ पे टर्मिनल्स असाइन कर दीजिए। टर्मिनल्स असाइन करने का मतलब क्या है? देखिए कि ये जो है ये तो आपका हायर पोटेंशियल हो गया, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। वोल्टेज बैटरी में तो आसान होता है। सवाल ये है कि रजिस्टर्स में कैसे आप लगाएंगे। यहाँ पे भी आपको पोटेंशियल्स या टर्मिनल्स इसके असाइन करने होते हैं। तो वो देखिए कैसे असाइन करेंगे कि करंट जो है वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ, तो करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाता है। तो जिस एंड पे करंट एंटर हुआ है वो पॉजिटिव होगा, और जिस करंट से ये बाहर निकला है वो नेगेटिव होगा, तभी तो इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट जा सकता है। समझ में आ गई बात? सिमिलरली ये यहाँ से यहाँ करंट गया, ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। करंट हमेशा हायर से लोअर फ्लो करता है। फिर उसके बाद ये करंट जो है वो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल करंट गया क्या I1, यहाँ से करंट गया क्या I2, ठीक है। अब इसकी वजह से करंट यहाँ फ्लो हुआ, ये यहाँ फ्लो हुआ, यहाँ जाके जंक्शन लॉ लग गया। जंक्शन लॉ लग गया तो करंट जो है वो कंबाइन हो गया I1 प्लस I2, और उसके बाद ये जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि करंट जहाँ से एंटर होगा वो पॉजिटिव, जहाँ लीव करेगा वो नेगेटिव। यहाँ जाके फिर से ये डिवाइड होंगे। और करंट की खासियत ये होती है कि जिस बैटरी सोर्स से स्टार्ट हुआ था वो करंट वहीं वापस जाएगा। तो ये जो I2 करंट है ये यहाँ चला जाएगा और I1 करंट यहाँ चला जाएगा। क्या आपको समझ में आ गई? तो सबसे पहले कि हमें करंट का फ्लो बनाना है और पोटेंशियल्स असाइन करने होते हैं हर एलिमेंट के अक्रॉस। जितने भी एलिमेंट लगे हैं, चाहे तो वो बैटरी है, चाहे वो रजिस्टर है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल असाइन करने होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? आइडेंटिफाई फ्लो ऑफ करंट और उसके बाद देन assign
द पोटेंशियल्स across potentials of for all elements, जितने भी एलिमेंट्स हैं उस पर आप पोटेंशियल्स असाइन करेंगे। क्या क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है, पोटेंशियल्स असाइन करने के बाद एक और स्टेप है यहाँ पे। वो स्टेप क्या है? स्टेप टू फॉलो करने से पहले मैं इस सर्किट में कुछ मार्किंग कर देता हूँ। वो मार्किंग मैंने कर दी क्या? ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप फॉलो करते हैं। अगला स्टेप ये है कि आप इस सर्किट को सॉल्व कहाँ से करने वाले हैं। तो उसके लिए लूप डिसाइड किया जाता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे। एक बार आप अपना रास्ता चुन लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको घर से निकल के लेफ़्ट में जाना है, लेफ़्ट से फिर उधर डायरेक्शन राइट में जाना है, फिर राइट लेके फिर एक डायरेक्शन में फिर आपको वापस आना है। तो जो आपने ये रास्ता बना लिया है, ये लूप जो आपने डिसाइड किया है, आपकी कैलकुलेशन उसी लूप के हिसाब से होती है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे लूप डिसाइड करना आपके हाथ में होता है कि आप कैसे लूप डिसाइड करते हैं। अपनी मर्जी से लूप डिसाइड कीजिएगा। लूप कैसे डिसाइड करते हैं? एक जो आसान तरीका वो होता है, वो ये होता है, और कई मौक़ों पे ये तरीका फेल भी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लूप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ। वो आसान तरीका ये है कि जो डायरेक्शन करंट का हो उस डायरेक्शन में लूप डिसाइड कर लीजिए और सर्किट के अंदर इस तरह से बना दीजिए। तो इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन मतलब इस वाले पार्ट में ये हो गया, और दूसरे वाले पोर्शन में करंट का डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, अब दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 2 ही हुआ, वो क्या हुआ? आइडेंटिफाई द लूप्स, और थर्ड स्टेप है स्टेप 3 कि आपको कैलकुलेशन करनी होगी। स्टेप 3 कैलकुलेशन। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फटाफट देख लेते हैं कैलकुलेशन कि आपने अब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस वाले सर्किट को सॉल्व करता हूं। तो हम लूप लॉ लगा देते हैं। हम टेकिंग लूप ए बी ई एफ, और लूप जहां से स्टार्ट होता है वहीं खत्म होता है आके, तो ए बी एफ ई एफ ए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब लूप स्टार्ट करते हैं। ए बी, तो ए से बी तक आप जा रहे हैं, तो ए से बी जाने में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे लूप आपने डिसाइड किया है, लूप लॉ लगाएंगे हम। तो लूप लॉ, ठीक है। तो यहां से ए से बी जाने में आपके पास है रेजिस्टेंस R1, ठीक है। तो R1 के अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है I1, तो इसमें जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है आपका I1 R1। लूप लॉ यही तो कहती है कि आपको पोटेंशियल का ड्रॉप निकालना होता है, ठीक है। तो ये हो गया I1 R1। एक बात और याद रखिएगा कि आपको इसके साइन भी लगाने होते हैं, साइन भी कंसिडर करने होते हैं कि साइन कौन से लेंगे। अब आपकी मर्जी है कि साइन आप कौन से ले रहे हैं, मतलब कि आप पॉजिटिव साइन लेने वाले हैं या नेगेटिव साइन लेने वाले हैं। तो देखिए आपकी मर्जी है कि आप कौन से साइन लेंगे, लेकिन जो साइन आप एक टर्मिनल एक एलिमेंट के लिए लेंगे वैसे ही आप साइन पूरे एलिमेंट्स के लिए लेंगे। मतलब कि आपकी मर्जी है कि आप पहले वाला साइन लेना चाहते हैं या बाद वाला लेना चाहते हैं। अगर आप बाद वाला साइन लेंगे तो हर टर्मिनल के लिए पूरी सर्किट की कैलकुलेशन में बाद वाला ही लेना होगा, और पहले वाला लेना चाहते हैं तो पहले वाला ही लेना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बाद वाला टर्मिनल लूँगा। आपकी मर्जी है, आप फ्री हैं, आप चाहें जैसे इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। तो मैंने बाद वाला साइन ले लिया माइनस का I1 R1, ठीक है। फिर उसके बाद ए से बी हो गया, फिर बी से ई आने में आपके पास है रेजिस्टेंस R3, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, ठीक है। तो ये हो गया I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस है R3,
और यहाँ पे साइन क्या लेंगे, बाद वाला -R3, ठीक है। उसके बाद E से F तक कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो फिर इसको आपने खत्म कर दिया। और उसके बाद F से लेके A आ जाएंगे आप। F से A लेके आएंगे तो पोटेंशियल है आपका V1, और V1 का बाद वाला टर्मिनल हो गया पॉजिटिव =0। समझ में आ गई आपको बात। एक चीज और समझिए कि ये वाला करंट I1 क्या सिर्फ इसी सर्किट में आया होगा, आगे नहीं गया होगा। देखिए संभावना ये है कि ये करंट आगे भी जा सकता है, लेकिन लूप जब हम किरचॉफ लॉ के साथ डील करते हैं तो उसमें हम ये चीज याद रखते हैं कि जब भी आप किसी एक ब्रांच के लिए, एक लूप के लिए करंट कैलकुलेशन करते हैं, तो आप उस कंडीशन में दूसरे वाले बैटरी सोर्स को आप ओपन सर्किट कंसीडर कर लेते हैं। आप ये मानते हैं ओपन सर्किट का मतलब कि उसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, वो है ही नहीं, मतलब कि ये सब क्या है, गायब है, ये नहीं है। करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, सिर्फ यहाँ से हो रहा है। क्या समझ में आ गई बात? क्योंकि अगर आप वैसा करते हैं कि इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा हो तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या एक चीज कंसीडर कर लेते हैं कि ये ओपन सर्किट है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास इस वाले लूप के लिए कैलकुलेशन क्या आ जाती है, -I1 R1 -I1 प्लस I2 R3 -V1 माइनस सब कैंसिल प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन एक आ जाएगी। अब दूसरा इस वाले लूप के लिए ले लेते हैं। इस वाले लूप के लिए आपने कैलकुलेशन की तो टेकिंग लूप, अब ये वाला लूप ले लेते हैं CBEDC, ये वाला लूप। अब ये इस वाले लूप में थोड़ा जल्दी करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। C से स्टार्ट किया, C से B गए तो आपके पास है रेजिस्टेंस क्या, R2। करंट फ्लो हो रहा है इसके अक्रॉस I2 और बाद वाला टर्मिनल हमने ले लिया माइनस, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ आ गए, रेजिस्टेंस है आपके पास R3 और करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, ठीक है। और आपके पास बाद वाला टर्मिनल हो गया माइनस, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ वापस आए तो आपके पास पोटेंशियल है क्या, V2 और बाद वाला टर्मिनल हो गया प्लस =0। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो माइनस का R2 माइनस का R3 I1 प्लस I2 माइनस का V2, माइनस सब प्लस हो गए, तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बन जाती हैं। इस तरह से हम वैल्यूज निकालते हैं। अभी इस वाले, ये तो एक आपके पास डेमो सर्किट था। अब नेक्स्ट में हम एक और सर्किट लेते हैं। सर्किट लेके उसमें वैल्यूज, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू लेके हर ब्रांच में करंट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फटाफट, चलिए ये सर्किट है हमारे पास और इस सर्किट की वजह से हमें करंट निकालना है दोनों ब्रांचेस में। तो दोनों से जो करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले बैटरी की वजह से करंट है I1 और इस वाले बैटरी की वजह से है करंट I2, ठीक है। I1 I2 करंट है, हमें कैलकुलेट करना है कि दोनों ब्रांचेस में करंट क्या होगा। ब्रांचेस हो गई ये A B C D E और F, ठीक है। चलिए तो हम स्टेप वाइज चलेंगे, स्टेप 1 फॉलो करेंगे।
क्या आपको याद है स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है कि हम टर्मिनल पोटेंशियल्स असाइन कर दें, तो फटाफट पोटेंशियल असाइन कर देते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इस वाले रेजिस्टर्स का पोटेंशियल्स कौन से होंगे? करंट जहां एंटर होता है ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर, ये लोअर, ये हायर, ये लोअर। ठीक है, करंट यहाँ पे एंटर हुआ, यहाँ से यहाँ गया तो करंट हमेशा हायर से लोअर फ्लो होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जंक्शन लॉ लगा देते हैं। I2 करंट यहाँ से गया, I1 यहाँ से गया, यहाँ जाके कंबाइन हो गए करंट, यहाँ से I1 प्लस I2। तो पहला स्टेप तो हो गया, टर्मिनल्स असाइन हो गए। अब दूसरा स्टेप S2, दूसरा स्टेप क्या था, किसी को याद है? S2 ये कहता है कि आपको लूप असाइन करना होगा। तो लूप जो है वो ज़्यादातर करंट के डायरेक्शन के हिसाब से असाइन कर सकते हैं। तो मैंने ये एक लूप ले लिया, दिस इज लूप 1 एंड दिस इज लूप 2। ठीक है, तो दूसरा स्टेप भी फॉलो हो गया। अब तीसरा स्टेप आपको कैलकुलेशन करनी है। तो अब स्टेप 3 कैलकुलेशंस। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं टेकिंग लूप, कौन सा? A B E F A, ये वाला लूप हमने ले लिया। अब इस वाले लूप में हम स्टार्ट करेंगे A से B, कोई भी एलिमेंट नहीं है, B से E तक है एलिमेंट, कौन सा है? 3 ओम। तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम और करंट है आपका I1 प्लस I2, और बाद वाला टर्मिनल्स इसमें ले लेंगे तो माइनस का 3 ओम हो जाएगा। ओम लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे यूनिट नहीं लगाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप आ गए कहाँ से? E से F, कोई भी एलिमेंट नहीं है। F से A, F से A एलिमेंट हैं 2, तो 2 एलिमेंट में पहला तो है 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल हो गया, और बाद वाला टर्मिनल असाइन करना है तो प्लस 10 हुआ। उसके बाद 5 ओम का रेजिस्टेंस है जिससे करंट I1 फ्लो हो रहा है, और बाद वाला टर्मिनल हो गया माइनस, तो माइनस का 5 I1 इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आ गई बात? ये चीज़ इस तरह से कंसिडर की जाती है। उसके बाद माइनस का 3 I1 प्लस I2 प्लस, अब 10 को उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का 5 I1 इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो गए तो आपके पास वैल्यू आ गई। ये इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए तो कुछ वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3I1 प्लस 3I2 प्लस 5I1 इज इक्वल टू 10, और ये हो गया आपका 8I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आ गया कि ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इस वाले लूप को ले लेते हैं। तो टेकिंग लूप A B E F A, सॉरी टेकिंग लूप C B E D C, ये वाला हमने सर्किट ले लिया। अब इस वाले सर्किट में C से स्टार्ट करेंगे, C से B कोई एलिमेंट नहीं है, B से E तक एलिमेंट है, कौन सा? 3 ओम का, तो 3, और करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2। उसके बाद साइन क्या लगाएंगे? माइनस, बाद वाला टर्मिनल। उसके बाद E से D तक कोई एलिमेंट नहीं, और उसके बाद D से C एलिमेंट है, कौन सा? 6 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो 6 वोल्ट की बैटरी में बाद वाला टर्मिनल हम लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस का 6, और इसमें बाद वाला टर्मिनल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ओम रेजिस्टेंस, और करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 6 वोल्ट की बैटरी को उधर ले जाएंगे और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे करंट को, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3I1 माइनस का 3I2 माइनस का 2I2 इज इक्वल टू -6, माइनस 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 माइनस, सब प्लस हो गए। ठीक है, और जो ऐड हो सकता है उसको ऐड कर लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3I1 प्लस का 5I2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों इक्वेशंस को यूज़ कीजिए
यूज़ करने के बाद एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, आपकी मर्जी है जो मेथड लगाना है लगा के आप इसको सॉल्व कर लीजिए और I1 और I2 की वैल्यू निकाल लीजिए। अब अगर इसको मैं एलिमिनेट करूं तो एलिमिनेट करने के लिए इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी क्या, 40I1 प्लस का 15I2 इज इक्वल टू 50 और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो वैल्यू आ गई आपके पास क्या, 9I1 प्लस का 15I2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, और ये 15I2 कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू आ गई क्या, 31I1 ये माइनस हो गया, ये माइनस 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 और इज इक्वल टू 32। तो आपके पास I1 इज इक्वल टू 32/31। I1 की वैल्यू कहीं पुट करके I2 की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूं आपको, उसको सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपके पास एक ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है, एक बैटरी का सोर्स लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और बैटरी का सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, 8 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम, 6 ओम और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ से करंट I1 जा रहा है, यहाँ से करंट I2 जा रहा है। आपको निकालना है फाइंड I1 एंड I2। ठीक है, तो आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है और बताना है कि आंसर क्या आ रहा है आपका।